हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी का हम लोग डेली करंट अफेयर का एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सा एग्जाम के लिए। अगर यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं जैसे कि एनडीए का है, सीडीएस का है, सीएपीएफ का है, ईपीएफओ का, पीसीएस कहीं का देते हैं जैसे कि अभी एमपी पीसीएस होने वाला है, यूपी का पीसीएस होने वाला है, बिहार पीसीएस आने वाला है। तो ये सब का अगर पीसीएस देते हैं, कहीं का बैंक का एग्जाम देते हैं, एसएससी रेलवे का एग्जाम जो भी आया है, ये सब के लिए आपका एग्जाम के लिए ये क्या होगा कि महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं वो, ठीक है। साथ ही साथ स्टैटिक्स भी पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या करता है कि एग्जामिनर जो करंट अफेयर में जारी रहता है उसी का स्टैटिक्स का क्वेश्चन बना लेता है स्टैटिक्स में। तो इसलिए स्टैटिक्स भी पढ़ लेना चाहिए, बैकग्राउंड भी देख लेना चाहिए, ताकि वो सारा टॉपिक कंप्लीट होते चले, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, ठीक। तो चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2024 में 5 नए रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइट हो गए हैं, ये आपको बताना है। तो 75 है, 80 है, 85 है या 90 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि अब 80 हो गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 80 हो गया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि जब 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो उस समय क्या अपना जो थे गवर्नमेंट, मतलब कि प्रधानमंत्री क्या बोले थे कि अब जो है 75 रामसर साइट हो गया है, लेकिन अब इसमें 5 और जोड़ दिया गया है, और 5 और जोड़ देने के कारण से अब कितना रामसर साइट हो गया है, तो 80 रामसर साइट हो गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रामसर साइट के बारे में देख लेते हैं, और कौन कौन 5 नया जुड़ा है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं। तो भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 5 नए आर्द्र भूमि को जोड़ने के साथ कुल अब कितना हो गया है, तो 80 हो गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रामसर साइट जो होता है वेटलैंड होता है। वेटलैंड किसको कहते हैं, जो भी गीला भूमि, चाहे तो छोटा तालाब हो, चाहे तो एक बड़ा झील हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेटलैंड बोल सकते हैं। ये मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। जिसका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्यों होता है, तो वेटलैंड का काम क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे पशु पक्षी को ये तो संरक्षण देता है, वाटर को प्यूरिफाई करता है, और भी ये क्या करता है कि अपना जितना भी जो मान लिया जाए कि इन्वायरमेंट है उसके लिए क्या करता है कि बहुत फायदेमंद होता है। तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है। वेटलैंड जो कन्वेंशन है वो रामसर कन्वेंशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखिएगा। ये रामसर कन्वेंशन क्यों बोला जाता है, जो ये कन्वेंशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि एक संधि है। और ये एक्शन में कब आया, तो आपको याद रखना है कि 1975 में ये एक्शन में आया था। लेकिन ये मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ कब था, तो आपको याद रखना है कि 1971 में हुआ था। कहाँ पे, तो रामसर में हुआ था। ये रामसर कहाँ पे है, तो ईरान में है। ईरान का एक शहर है, इसीलिए इस कन्वेंशन को क्या बोला जाता है, तो रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। और रामसर कन्वेंशन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि रामसर कन्वेंशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक्शन में कब आया, तो 1975 में आया। भारत इसमें कब जुड़ा था, ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत इस पर हस्ताक्षर कब किया था, साइन कब किया था, तो भारत 1 फरवरी 1982 को किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नया जो 5 कौन कौन जुड़ा है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 3 है जो कर्नाटक से जुड़ा है। कहां से जुड़ा है, 3 कर्नाटक से जुड़ा है, और 2 है जो तमिलनाडु से जुड़ा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। 3 कर्नाटक से कौन कौन जुड़ा है ये भी आप देख लीजिए। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जुड़ा है, अगनासनी सेंचुरी जुड़ा है, मगधी केरे संरक्षण जुड़ा है। ये तीनों कहां से जुड़ा है, तो कर्नाटक से जुड़ा है। अकराई बेटी जो है पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु से। लॉन्ग वुड सोल रिजर्व जो है, सोलर रिजर्व जो है कहां से जुड़ा है, तो तमिलनाडु से। ये बात आपको ध्यान में रखना, मतलब 2 तमिलनाडु से जुड़ा है और 3 है जो कर्नाटक से जुड़ा है। इतना याद रखना चाहिए, क्योंकि जो नया होता है ना वो पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है, ये आपको बताना है। तो आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन है, आर्द्र भूमि और सतत उपयोग है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है, या आर्द्र भूमि आर्थिक विकास है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। इस साल का विषय क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे का, तो आपको याद रखना है कि आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
पर यार कब मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस आखिर में मनाया क्यों जाता है। तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि आर्द्र भूमि के प्रति क्या हो कि लोगों में जागरूकता है और उसको क्या करे कि बाद में संरक्षण करे, इसलिए इसको पर साल मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए आंतरिक बजट राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक कितना लक्ष्य रखा गया है ये आपको बताना है। तो जो जीडीपी का है वो 3.5% है, जीडीपी का 4.5% है, जीडीपी का 5.1% है, या जीडीपी का 6% है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% है। ये बात आपको याद रखना है। ये आखिर में जीडीपी होता क्या है, मान लीजिए कि ये अपना देश है और देश के अंदर देश के बाउंड्री के अंदर जितना भी सर्विस का प्रोडक्शन हो या किसी सामान का प्रोडक्शन हो एक पर ईयर में, मतलब कि एक पार्टिकुलर समय में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अगर इंडिया में कोई अदर देश का भी कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है सर्विस का या कोई सामान का तो वो जीडीपी में जुटेगा, लेकिन इंडिया के कंपनी अगर कहीं बाहर में जाकर कर रहा है तो वो इंडिया के जीडीपी में नहीं जुटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमेशा काम किस पे करता है तो एक पार्टिकुलर बाउंड्री में करता है और पार्टिकुलर समय में, ठीक है। मान लीजिए कि ये इंडिया का बाउंड्री है तो इंडिया के बाउंड्री में जितना भी प्रोडक्शन होगा सर्विस का या कोई सामान का, गुड्स और सर्विस का जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका क्या होगा, एक पार्टिकुलर समय में अगर प्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग जीडीपी में रखते हैं, चाहे तो बाहर का कंपनी क्यों ना हो। ये बात आपको याद रखना। और भारत का कंपनी अगर बाहर में जाकर वो प्रोडक्शन करेगा तो इंडिया के जीडीपी में नहीं जुटेगा, इतना आपको ध्यान में रखना। तो जीडीपी के बारे में कंफ्यूज नहीं रहना। तो ये सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत रखा गया है लक्ष्य, तो 5.1% रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 2025 से 26 के लिए कितना तक पहुंचाना है, मतलब कितना कम करना है, तो 4.5% तक लक्ष्य रखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अभी कितना लक्ष्य रखा गया है 2024 से 25 में, तो आपको याद रखना है कि 5.1%, और 2025 से 26 में कितना रखा गया तो 4.5%, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिम जो बजट है 2024 से 25 में आयकर जो स्लैब है वो या दर है जिसको टैक्स स्लैब बोलते हैं, वो उसका स्थिति अभी क्या है, तो उसमें बढ़ोतरी हुआ है, उसमें घटा हुआ है, या उसको कम किया गया है, या उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, या समाप्त कर दिया गया है। तो ये समाप्त कर देने वाला तो ये फालतू का ही है ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं। तो ये जो है कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जितना पहले हम लोग टैक्स देते थे उतना ही अभी भी डायरेक्ट टैक्स है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो टैक्स स्लैब देख लीजिए, तो अगर आपके पास 2.5 लाख रुपया है नेट तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब कि 0% टैक्स है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख तक का है तो उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना देना पड़ेगा तो 20% देना पड़ेगा। और 10 लाख से जितना भी ऊपर होगा उस पर कितना देना पड़ेगा तो 30% देना पड़ेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो रोहन बोपन्ना, ठीक, लिंडर पेस या महेश भूपति, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि लिंडर पेस है, रोजर फेडरर है, ठीक। तो ये तो रोजर फेडरर इंडिया के है ही नहीं, तो ये तो कट ही जाएगा ऑप्शन। महेश भूपति हैं या लिंडर पेस है, ठीक है, पेस है, ये आपको बताना है। सानिया मिर्जा, लिंडर पेस या महेश भूपति हैं, लिंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा या रोहन बोपन्ना, इसमें से कौन सही है तो ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन तो इसमें से कट ही जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका ई है। पेस हैं, महेश भूपति हैं, सानिया मिर्जा हैं और रोहन बोपन्ना अभी न्यू हैं जो इसमें क्या हुए हैं कि शामिल हुए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कितने हो गए हैं तो अब 4 हो गए हैं, ठीक है। पहले से कौन कौन थे तो लिंडर पेस थे, महेश भूपति थे, सानिया मिर्जा थे, और अब कौन जुड़ गए हैं तो रोहन बोपन्ना जुड़ गए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं तो ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। 1980 में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था तो 1980 में जन्म हुआ था। 43 साल के हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये भारत के चौथे टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हो गए, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी,
तो गोरखपुर में, अयोध्या में, लखनऊ में या कानपुर में? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका अयोध्या में। अयोध्या में होगा। अभी हम लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर को उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ वहां के जो सरकार है, मतलब योगी गवर्नमेंट अभी जो चल रहा है, वो घोषणा किए गए हैं कि जो सरयू नदी है उसमें जल मेट्रो सेवा शुरू किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही राम मंदिर बना है तो वहां पे क्या हुआ है कि डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है और साथ ही साथ वहां के सरकार है जो शुरू किए हैं कि सरयू नदी में वाटर मेट्रो चलाई जाएगी और ये जो है जल्दी से जल्दी क्या होगा कि शुरू किया जाएगा ताकि पर्यटक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और वहां पर ज्यादा से ज्यादा आएगा। फिर मतलब कि जैसे ही सुविधा बढ़ेगा तभी तो लोग वहां पर घूमने आएंगे, तब तो क्या होगा कि फायदा होगा गवर्नमेंट को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सरयू नदी के किनारे संत तुलसी घाट से लेकर कहां तक चलेगा? तो ये सफर गुप्तार घाट तक चलेगा और एक करीब से करीब 14 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। इसमें एक साथ कितना यात्री को कवर कर सकता है, ले जा सकता है? तो 50 यात्री को जल विहार का आनंद उठा सकेंगे एक साथ। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहां शुरू होगा? भारत में कहां ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो शुरू होगा ये बात आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में, गोवा में, मेघालय में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका गोवा में होगा, ठीक है। दूसरा संस्करण होने वाला है इस बार। पहला संस्करण पिछले बार हो चुका है, इस बार दूसरा संस्करण होगा। तो कहां पे होगा? तो आपका इस बार गोवा में होगा। और कब से कब बीच में होगा? तो 6 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि बाहर के जो देश है ना उसको इंडिया आकर्षित करना चाहता है कि इंडिया जो है अब बड़े पैमाने पे क्या कर रहा है कि ऊर्जा के प्रगति कर रहा है, ताकि बाहर का क्या करेगा, कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगा और अपना देश को क्या होगा कि फायदा होगा। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो अपना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो क्या किया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लिए एक मंच के रूप में इस आयोजन के महत्व पर जोर दिए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गोवा अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था क्वेश्चन के मामले में, तो वहां से हम लोग देख लेते हैं कि नया नया क्वेश्चन वहां पर क्या बना है, नया नया करंट अफेयर वहां से क्या है। तो आपको याद रखना है कि गोवा में 10वीं शताब्दी का कम्बंद शिलालेख मिला है अभी, ये बात आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि कम्बंद शिलालेख अभी कहां से मिला है? तो गोवा से मिला है। किस शताब्दी का है? तो 10वीं शताब्दी का है, ये बात आपको याद रखना है। गोवा के काजू को जीआई टैग भी मिला है, ये भी याद रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री जो है, वहां का जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या लॉन्च किए हैं? तो आपको याद रखना है कि स्वयं पूर्ण ई बाजार को लॉन्च किए हैं। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां पे मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। गोवा सरकार ने अपनी पहली सरकारी अस्पताल में क्या किया है? पहली सरकारी जो अस्पताल है, अपने सरकारी अस्पताल में क्या किया है कि IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या किए हैं कि द बायो डाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का भी अनावरण किए हैं। इतना आपको गोवा से याद रखना है तत्काल में, क्योंकि ये जितना भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बन सकता है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है कि गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में क्या किया है कि IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया। तो ये पूछ सकता है कि IVF ट्रीटमेंट कौन सा मतलब स्टेट है जो अभी फ्री कर दिया? तो आपको बताना है कि गोवा। दूसरा कौन बन सकता है? तो काजू वाला बन सकता है। किसको मिला जीआई टैग? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है पहला लाइट हाउस कहाँ उत्सव मनाया गया? तो गोवा मनाया गया। और 10वीं शताब्दी के कम्बंद शिलालेख कहाँ से मिला है? तो गोवा से मिला है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमित देसाई को, अनिल लाहोटी को, जयशाह को या आकाश अंबानी को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका कि अनिल लाहोटी को बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले कौन थे ट्राई का पूर्व अध्यक्ष? तो आपको याद रखना है कि PD वाघेला थे, जिनको अभी हटाकर मतलब कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को मतलब कि नियुक्त किया गया है ट्राई के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। ये पहले कहाँ पे काम कर रहे थे? तो रेलवे बोर्ड के क्या थे कि प्रमुख थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG का समझौता किया है? UAE के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि UAE के साथ ये समझौता हुआ है, ठीक है, LNG के लिए 10 वर्ष के लिए। ये भी आपको याद रखना है। शीर्ष भारतीय गैस कंपनी जो गेल है और संयुक्त अरब अमीरात UAE का जो कंपनी है ADNOC, वो गैस जो क्या किया है, गैस के साथ क्या किया, हालिया
साझेदारी हुआ है और अपने एलएनजी पोर्टफोलियो को मजबूत किया है भारत, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता भी है। और हम लोग देख लेते हैं कि भारत सरकार और यूएई से जुड़े हुए नया नया जो क्वेश्चन अभी बनेगा वो क्या क्या बन सकता है। अभी तत्कालीन मतलब कि जो भी काम हुआ है वहां से तो बना ही सकता है। तो आपको याद रखना कि भारत सरकार यूएई के साथ भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पार्क बनाने के लिए किस मतलब देश के साथ योजना बना रहा है भारत, तो आपको याद रखना है कि यूएई के साथ। ठीक है, भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास हुआ है। कहां पे हुआ है, तो राजस्थान के थार में आयोजित हुआ है, ये भी बात आपको याद रखना है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अबू धाबी में क्या किया है कि बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी कहां पे होगा, तो आपको याद रखना है कि यूएई में हुआ है, ये बात आपको याद रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इसरो कहां से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा, ये बात आपको बताना है। नागौर से करेगा, पोखरन से करेगा, श्रीहरिकोटा से करेगा या बेंगलोर से करेगा, तो इसका जो सही उत्तर का है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये किसके लिए इनसैट 3DS लॉन्च हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये सबसे एडवांस मौसम को जानकारी देने के लिए होगा। ये पूछ सकता है कि इनसैट 3DS जो है सैटेलाइट है, किस मतलब चीज के लिए उपयोग में आएगा, तो ये मौसम के जानकारी देने के लिए आएगा, जो भारत के अभी सबसे एडवांस ये मौसम का जानकारी देने में भूमिका निभाएगा। और ये कहाँ से लॉन्च होगा, तो श्रीहरिकोटा से होगा। ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो है सैटेलाइट ये भेज दिया गया, और इसको भेज तो दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि GSLV F-14 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा इनसैट 3DS को। ठीक है, और इनसैट 3DS जो है किसके लिए एक काम करेगा, तो आपको याद रखना है मौसम की जानकारी देने के लिए ये काम करेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।